वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई मम्मूटी भाई साहब की एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कालम कवल। अब मूवी के बारे में बात करें तो ऑलवेज मलयालम इंडस्ट्री ऑडियंस को डिसअपॉइंट ही नहीं करती। शायद ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, क्योंकि मूवी की सारी कहानी 2012 के दरमियान में चलती है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के बीच। ऑडियंस को तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार मूवी में हो क्या रहा है। अब मम्मूटी भाई साहब के बारे में बात करें तो नो वर्ड्स, हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की मेन कैरेक्टर मम्मूटी भाई साहब मतलब स्टैनली दास को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ एक बहुत ही पुराना मूवी देख रहा होता है टीवी में। उसी वक्त शायद स्टैनली का बॉस स्टैनली को कॉल करने पर वो साइड में जाकर बात करने लगता है। बाद में अपनी बीवी से कहने लगता है कि मुझे कुमार सर ने बुलाया, मैं भी जाकर आता हूँ, शायद मुझे आने में लेट भी हो जाए। इस तरह से स्टैनली किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी कार में कहीं पर जाने लगता है। स्टैनली को पुराने तमिल गाने सुनना बहुत ही पसंद होता है। स्टैनली उस लड़की से पूछने लगता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। ये लड़की कहने लगती है कि एक्चुअली दीपू कल शाम में आएगी, अगर वो घर में रहेगी तो मैं घर से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए मैंने तुमको कॉल किया। स्टैनली कहने लगता है कि मैंने लॉज वालों से कहा कि मुझे अगले हफ्ते रूम चाहिए, चलो देखते हैं आज रूम मिलेगी या नहीं। बाद में वो लड़की पूछने लगती है क्या तुमने किराए के घर के बारे में कुछ पूछा? स्टैनली कहने लगता है हाँ मैंने पूछा, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मैं दूसरे घर को तलाश कर रहा हूँ जब तक हमें लॉज में ही काम चलाना होगा। अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स के बारे में कैसे बात करूं। अभी तक मैंने अपनी बीवी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, और वैसे तो तुमने लेटर लिखकर तो आ गई ना। वो लड़की कहने लगती है हाँ मैंने लेटर को रख दिया, लेकिन तुम घर थोड़ा जल्दी ढूंढो। मतलब सिंपल बात यह है कि ये लड़की अपने घर से भाग गई और स्टैनली अपनी बीवी को डिवोर्स देना चाहता है। उसके बाद ये दोनों एक लॉज में जाकर थोड़ा कांड करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की स्टैनली से कहने लगती है कि बाबू मरने के बाद मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने वो इरादा बदल दिया। अब आगे जाकर हमारी भी एक अच्छी फैमिली होगी। अब इसी बातों ही बातों में ये दोनों टीवी भी देख रहे होते हैं। उस टीवी में एक न्यूज चलती रहती है कि किसी बंदे ने अपने भाई को ही मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। वो न्यूज देखकर वो लड़की स्टैनली से पूछने लगती है अरे कोई इंसान दूसरे इंसान को कैसे मार सकता है, और वो भी अपने भाई को। स्टैनली कहने लगता है कि दुनिया में काफी तरह के लोग रहते हैं, लोग अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की मजाक मजाक में पूछने लगती है क्या तुमने भी ऐसे काम किया? स्टैनली कहने लगता है हाँ मैंने भी काफी सारे लोगों को मार दिया। वो लड़की कहने लगती है हाँ तुमने काफी सारे मच्छर कीड़े मकोड़ों को मारा होगा। स्टैनली कहने लगता है कि देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरी बीवी है ना अनीता, वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की है, और उसी तरह स्पेशली मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। जो मेरे पास कार है ना वो मुझे दहेज में मिली है। अब मेरे पास इतनी अच्छी लाइफ है, तो इस अच्छी लाइफ को देखकर मैं तुम्हें भी तो छोड़ सकता हूँ। वो लड़की कहने लगती है कि अगर मुझे छोड़ना हो तो ऐसे ही बता दो, मुझे मारना मत, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। स्टैनली पूछने लगता है अच्छा तुम ऐसे ही चली जाओगी? अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो मुझे तुमको मारने का सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? वो लड़की पूछने लगती है तुमको मारने में सेटिस्फेक्शन मिलता है? स्टैनली कहने लगता है हाँ, जब तुम कोई मच्छर को मारते हो ना, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ही आनंद देता है। या तो फिर जब कोई सांप तुम्हें काटने के लिए आ रहा होगा, जब तुम उसको मारती हो तो वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। पता है क्यों वो सेटिस्फेक्शन क्यों मिलता है? क्योंकि रिस्क, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सेटिस्फेक्शन। और उसी तरह से एक इंसान को मारने में जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उतना जानवरों को मारने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो लड़की पूछने लगती है तो फिर अब क्या तुम मुझे मारने वाले हो? स्टैनली कहने लगता है हाँ। लड़की पूछने लगती है तो कैसे मारोगे मुझे बताओ? तो स्टैनली एक छोटा सा रिबन लेकर उसके गले में हल्के से बांधने लगता है कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा और धीरे धीरे खींचूंगा। स्टैनली की हरकतें देखकर वो लड़की यही समझने लगती है कि स्टैनली अभी भी मजाक ही कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते ये सारा उस लड़की को मार ही देता है सच में। स्टैनली उस लड़की की लाश को एक बड़े वाले बैग में पैक करके उस लॉज से बाहर लाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर कहीं पर ले जाकर दफना देता है। उसके बाद सीन तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट होता है। सेम वही साल 2012 एक बंदा एसपी के पास आकर रिसेंटली इस गाँव में एक दंगा फसाद हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट पूछने लगता है। वो एसपी कहने लगता है कि वो दंगा फसाद तो कब का खत्म हो चुका है, उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बंदा कहने लगता है कि सर मैंने सुना है कि वो दंगा फसाद दोबारा हो गया। एसपी कहने लगता है कि देखो प्रदीप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, और वैसे भी एक स्पेशल ऑफिसर इस केस को डील कर रहा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। खैर इस मूवी में तकरीबन 7 या 8 चैप्टर्स होते हैं। स्पेशली ये केस कोट्टेकोनम के गांव से शुरू हुआ था। एक्चुअली इसी गांव में वो दंगा फसाद हुआ था।
सो बाद में जय कृष्णा नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को दिखाया जाता है। एक्चुअली इसी जय कृष्णा ने उस दंगा फसाद को रोका था। दिखाया जाता है कि कैसे रोका। सो एक दिन ये जय कृष्णा वहाँ के पुलिस स्टेशन पर आकर उस दंगा फसाद के बारे में पूछने लगता है। वहाँ के पुलिस वाले जय कृष्णा को देखकर यही समझने लगते हैं कि ये कोई रिपोर्टर है। बाद में जय कृष्णा अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि स्पेशल ब्रांच से है, स्पेशल ऑफिसर। सो जय कृष्णा के बारे में जानने के बाद पुलिस वाला जय कृष्णा को इस दंगा फसाद के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या था। इस दंगा फसाद के पीछे 3 लोग होते हैं, विमल, उसकी बहन और यूसुफ नाम का एक बंदा। बात यह है कि विमल की बहन किसी बंदे के साथ भाग गई। अब विमल ने किसी से सुना कि यूसुफ ने ही उसकी बहन को भगा ले गया। एक्चुअली वो विमल आर्मी में काम करता है, तो अपने होम टाउन पर आकर कुछ बंदों को गैदर करके उस यूसुफ पर हमला करने लगा। मतलब उस वक्त गांव में यूसुफ मौजूद नहीं था। जब यूसुफ को ये बात पता चली कि विमल और उसके फ्रेंड्स ने इसके घर पर आकर हमला किया, तो यूसुफ ने भी अपने फ्रेंड्स को गैदर करके उसके घर पर जाकर हमला किया। तो यही लड़ाई बहुत ही बड़ी हो गई, एक रिलीजन का दंगा फसाद बन गया। सच बात यह है कि यूसुफ को भी पता नहीं कि विमल की बहन कहाँ पर है। विमल की बहन अभी भी मिसिंग है। उसके बाद जय कृष्णा इस केस में जो लोग शामिल होते हैं उन सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है। सारे लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट देने लगते हैं। इसी केस में एक पुजारी भी होता है, उसने अपनी आँखों से विमल की बहन और यूसुफ को देखा था एक साथ। एक्चुअली पुजारी को भी ढंग से पता नहीं होता क्या इसने सच में यूसुफ को ही देखा था, बस साइड से वो बंदा यूसुफ ही लग रहा था। उसके बाद वो पुलिस वाला जय कृष्णा से कहने लगता है कि सर, लोगों के स्टेटमेंट से तो ये बात पता लग गई कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। साइबर सेल में हमने उसका नंबर दे दिया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो लोग हमें इन्फॉर्म करेंगे। बाद में जय कृष्णा उसके टीम मेंबर्स उस विमल के घर के पास जाकर समझाने लगते हैं कि हमने इस केस को थरोली चेक किया, तुम्हारी बहन को उस यूसुफ ने भगाकर नहीं ले गया, कोई दूसरा बंदा है, उसका लोकेशन तमिलनाडु में दिखा रहा है। तो तुम लोग इस बात को आगे मत बढ़ाओ, मैं यहाँ से देख लूंगा। सो बाद में विमल और उसके फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह से उस बंदे को पकड़ना होगा जिसने मेरी बहन को भगा ले गया। उसी वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करने वाला एक बंदा इस विमल को फोन करके कुछ डिटेल्स बताने लगता है। कहने लगता है कि पुलिस वालों ने एक बंदे का एड्रेस फाइंड आउट किया, वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। यह सुनने के बाद विमल और उसके फ्रेंड्स डिसाइड कर लेते हैं कि पुलिस से पहले ये लोग वहाँ पर जाकर अपनी बहन के बारे में फाइंड आउट करेंगे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जय कृष्णा और उसका टीम मेंबर आनंद दूसरे बंदे के एड्रेस पर जाते रहते हैं। विमल और उसके फ्रेंड्स तमिलनाडु के एक गाँव पर जाकर एक बंदे को फॉलो करते रहते हैं। मतलब इनको यही शक होता है कि इसी बंदे ने इनकी बहन को भगा ले गया। ये लोग उस बंदे का हल्के से एक्सीडेंट करके इसको मार पीट कर किसी सुनसान जगह पर लाकर पूछने लगते हैं कि मेरी बहन कहाँ पर है। ये बंदा यही पूछने लगता है कि अरे यार, तुम लोग कौन हो, कौन है तुम्हारी बहन। लेकिन फिर भी विमल उसके फ्रेंड्स इस बंदे को बहुत मारते पीटते रहते हैं कि साले मेरी बहन को भगा ले जाकर अब नाटक कर रहे हो। दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद उसी बंदे के बारे में थोड़ा पूछताछ करते रहते हैं कि उस बंदे का घर कहाँ पर है। उसी वक्त उस बंदे के फ्रेंड्स को यह बात पता चलती है कि कोई इनके फ्रेंड्स को मार रहा है। अब यह खबर जाने के बाद जय कृष्णा और आनंद उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाद में पुलिस वालों को यहाँ पर देखकर विमल उसके फ्रेंड्स वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद जय कृष्णा हॉस्पिटल पर आकर विमल की बहन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है इस बंदे से। ये बंदा यही कहने लगता है कि सर, मैं सच बता रहा हूँ, ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता, वो लोग भी यही फोटो दिखाकर मुझे मारा पीटा। जय कृष्णा एक नंबर दिखाकर पूछने लगता है कि ये तो तुम्हारा ही तो नंबर है ना, तुम्हारे नाम पर ही रजिस्टर है ये फोन नंबर। ये बंदा कहने लगता है कि सर, ये नंबर मेरा नहीं है, मेरी कजिन का है। मेरे आईडी प्रूफ देकर उसने सिम लिया था। 7 या 8 महीनों पहले मेरी कजिन किसी लड़के के साथ भाग गई सर। कहाँ पर गई, किसके साथ गई, मुझे पता नहीं सर। इसकी कजिन का नाम होता है सेल्वी। जय कृष्णा सेल्वी के बारे में जानने के लिए वहाँ के पुलिस स्टेशन पर जाता है। पुलिस वाला कहने लगता है, हाँ सर, जो स्टीफन ने कहा वो सच्ची कहा। सेल्वी के घर वालों ने लेटर को फाइंड आउट किया। उसने लिखा था कि मैं एक लड़के के साथ भाग रही हूँ। घर से भागने के बाद दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए थे। अब वो लड़की तो बालिग है, अपनी मर्जी से गई, तो केस क्या बनेगा इसमें। जय कृष्णा उस बंदे का फोन नंबर पूछने लगता है जिसके साथ सेल्वी भागी। पुलिस वाला कहने लगता है कि हमने उस एंगल से भी इंक्वायरी किया, वो फेक एड्रेस था सर, और वो नंबर केरला का था। सो जय कृष्णा और आनंद कंफर्मेशन लेने के लिए उस एड्रेस पर जाते हैं। एक्चुअली वो नंबर सिंधु नाम की एक लड़की पर रजिस्टर होता है। सिंधु की माँ कहने लगती है कि मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही किसी बंदे के साथ भाग गई सर। किसके साथ भाग गई, कहाँ पर है,
मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है सर। उसके बाद जय कृष्णा एसपी के पास आकर इस केस के कुछ डिटेल्स बताने लगता है। मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। बात यह है कि जब पुलिस वाले एक भागी हुई लड़की के घर के पास जाकर इंक्वायरी किया तो ये बात पता चलती है कि वो लड़की किसी बंदे के साथ भाग गई। अब जिस बंदे के साथ भागी उसका नंबर ट्रेस करने पर वो उसका असली नंबर नहीं होता, वो किसी दूसरी लड़की के नाम पर रजिस्टर होता है। जब वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करते हैं तो ये बात पता चलती है कि वो किसी लड़के का नहीं बल्कि लड़की का नंबर है और वो लड़की भी किसी बंदे के साथ भाग गई। तो यही लूप कंटिन्यूअसली केरला और तमिलनाडु के बीच चलता रहा और वो भागी हुई लड़कियाँ क्या हुई किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि वो तो बालिग लड़कियाँ थी। एक और शॉकिंग बात यह है कि अब तक जो लड़कियाँ मिसिंग हो गई मतलब भाग गई, वो लड़कियां या तो डिवोर्स थी या तो फिर विधवा थी। अब उनके घर वालों ने भी यही सोचा कि हमारी बेटी जहाँ पर भी होगी खुश होगी, अपनी लाइफ जी रही होगी, इसलिए इस केस में पुलिस वालों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। वो एसपी पूछने लगता है तो तुम्हें क्या लगता है जय कृष्णा, क्या ये कोई किसी एक बंदे का काम है या तो फिर किसी ग्रुप का? जय कृष्णा कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ एक ही बंदे का है, क्योंकि इन सारे केसेस में एक ही पैटर्न है। मे भी हो सकता है कि ये कोई सेक्स रैकेट है, मतलब उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर किसी को बेच दिया होगा समथिंग। एसपी कहने लगता है तो जय कृष्णा तुम एक काम करो, इस केस को थरोली इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद इस मूवी में दूसरा चैप्टर शुरू होता है, द गोल्डन प्लान। एक दिन बॉबी नाम का एक बंदा स्टैनली के घर के पास आता है। बॉबी की एक ज्वेलरी शॉप होती है। कुछ दिनों पहले इस बॉबी ने साइनेट को अपने घर में लाकर रखा था कुछ काम के लिए। इसके घर के बगल वाला कुत्ता उस साइनेट को चाट दिया, उसी वक्त उसकी मौत हो गई। तो उस डॉग ओनर ने इस पर केस फाइल कर दिया। सो उसी केस में हेल्प लेने के लिए ये बॉबी स्टैनली के पास आता है। अब साइनेट के बारे में सुनते ही स्टैनली के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है। बॉबी से कहने लगता है ठीक है मैं उस बंदे से बात कर लूंगा। उसी रात स्टैनली एक केमिकल दुकान के पास जाकर किसी ज्वेलरी का फेक लाइसेंस दिखाकर वो साइनेट हासिल कर लेता है। स्टैनली इस साइनेट को टेस्ट करने के लिए खाने में थोड़ा सा मिलाकर किसी भिखारी को दे देता है। सो थोड़ी देर के बाद वो भिखारी बेचारा मर जाता है। तो ये चीज देखकर स्टैनली के दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आता है। मतलब पहले तो ये लड़कियों को गला घोटकर मारा करता था, साइनेट के जरिए से इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुबह होने के बाद ये स्टैनली एक मैरिज ब्रोकर के पास जाकर कहने लगता है कि किसी दूसरे बंदे ने मुझे आपके बारे में बताया। एक्चुअली मेरा एक बड़ा भाई है जो डिवोर्स है, उसके लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर आपके नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बेहतर होगा। लड़की डिवोर्स भी चलेगी या तो फिर विधवा भी। तो वो मैरिज ब्रोकर स्टैनली को कुछ औरतों की फोटोग्राफ्स देने लगता है कि आप ये फोटोज अपने भाई को दिखाकर मुझे इन्फॉर्म करिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो स्टैनली उन औरतों में से एक औरत को सिलेक्ट करके उसके वर्किंग प्लेस पर जाता है। वो औरत किसी कपड़ों की दुकान में काम करती रहती है। लगातार 1 हफ्तों तक उसको फॉलो करने लगता है। वो औरत स्टैनली को ऑब्जर्व करके हल्के से डांटने लगती है। स्टैनली अपना इंटेंशन बताने लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो लड़की स्टैनली पर इतना इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके बाद स्टैनली अपने ओरिजिनल घर के पास आता है। अपनी एक डायरी में एक लड़की की स्केच को बनाने लगता है। एक्चुअली स्टैनली जो भी लड़की को मारता उसकी स्केच अपनी डायरी में ड्रॉ करते रहता है। शायद कपड़ों की दुकान में जिस लड़की से मुलाकात किया उसे भी मार चुका होता है। उसके बाद स्टैनली दूसरी लड़की को सिलेक्ट करता है उन फोटोग्राफ्स में से। उसके बाद स्टैनली के कुछ कारनामों को दिखाया जाता है। एक्चुअली स्टैनली ऐसी औरतों को सिलेक्ट करता है जिनका डिवोर्स हो चुका हो या तो फिर विडो हो। और उसी तरह अक्सर ये स्टैनली कभी तमिलनाडु कभी केरला ट्रैवल करते रहता है। ये क्या 2 हफ्तों तक किसी लड़की को फॉलो करके ऐसे जताने लगता है कि उनसे बहुत प्यार कर रहा है। उन लड़कियों से दोस्ती करके अपने बारे में भी बताने लगता है कि इसका डिवोर्स होने वाला है या तो फिर डिवोर्स हो चुका है या तो फिर इसकी वाइफ मर चुकी है। हमेशा अपना नाम और धर्म चेंज करते रहता है। जब वो लड़कियां भी स्टैनली से प्यार करने लगती है तो स्टैनली उन लड़कियों के साथ कांडवान करने लगता है लॉज पर जाकर। कांड करने के 1 हफ्ते के बाद स्टैनली साइनेट में एक टैबलेट मिलाकर उन लड़कियों को देने लगता है। कहने लगता है कि प्रेगनेंसी की गोली है, जब हम शादी कर लेंगे तो अच्छे से फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो वो लड़कियां वो टैबलेट खाकर मर जाती है अलग अलग बस स्टैंड के टॉयलेट पर। इस तरह से स्टैनली काफी सारी लड़कियों के साथ करता है। उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में जय कृष्णा और आनंद एक बंदे के घर के पास जाते हैं। इस बंदे का नाम होता है विजू और जय कृष्णा एक नंबर को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आता है। विजू कहने लगता है कि सर ये नंबर तो मेरी माँ का है और उसी तरह कुछ दिनों पहले मेरी माँ का फोन मिस हो गया था। जय कृष्णा विजू से पूछने लगता है क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में कोई लड़की मिसिंग है? विजू कहने लगता है नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनने के बाद जय कृष्णा को थोड़ा वियर्ड सा लगने लगता है। तो बाद में जय कृष्णा अब तक जो लड़कियाँ मिसिंग हुई
उनके फोन नंबर को हासिल करके एक बंदे को देने लगता है ट्रैक करने के लिए। एक्चुअली स्टैनली जो भी लड़कियों को मारता है उनके फोन हासिल करके उनका फोन स्विच ऑफ कर देता है। सो जय कृष्णा इसी मौके की तलाश में होता है कि मिसिंग हुई लड़कियों के फोन से कोई ना कोई फोन अगर ऑन होगा तो हम उस बंदे को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली एक और औरत को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहने लगता है कि सारे केसेस तमिलनाडु केरला में है, अगर तमिलनाडु में कोई पुलिस ऑफिसर को इस केस में लगा देंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वो एसपी एक ऑफिसर को इस केस में लगा देता है। शॉकिंगली वो ऑफिसर और कोई नहीं स्टैनली ही होता है। मतलब स्टैनली असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है। इसको तमिल और मलयालम बहुत ही अच्छी तरह से आती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। स्टैनली दिव्या नाम की एक लड़की को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ कांडवान करके बस स्टॉप के एक बाथरूम में भेजता है टैबलेट खाने के लिए। खैर प्रेजेंट डे पर जय कृष्णा, आनंद और स्टैनली इसी मिसिंग लड़कियों के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। अब बातों बातों में जय कृष्णा स्टैनली के बारे में पूछने लगता है कि आपको तो मलयालम बहुत ही अच्छी तरह से आती है। स्टैनली अपने बारे में बताने लगता है कि तमिलनाडु केरला के बॉर्डर में रहता है। और इसी तरह जय कृष्णा से स्टैनली को यह बात पता चलती है कि जय कृष्णा मिसिंग लड़कियों के फोन्स को ट्रैक करवा रहा है। अब रिसेंटली स्टैनली एक बंदी को मार दिया ना, उसका फोन अभी भी इसके पास ही होता है। फटाफट से किसी जगह पर आकर उस फोन को चुकनाचूर कर देता है। उसके बाद आनंद जय कृष्णा को फोन करके ये बात कहने लगता है कि सर एक लड़की का फोन जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ था उसी गाँव के बस स्टैंड के टॉयलेट में एक लड़की की लाश मिली। पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी। जय कृष्णा कहने लगता है कि जो भी लड़कियां मिसिंग हुई उन फोटो से उस लड़की का मैच करवाओ। तो वो सारी चीजें मैच करवा के आनंद जय कृष्णा के पास आकर कहने लगता है कि सर वो डेड बॉडी शाहना की थी। और उसी तरह से स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट दिया था, मतलब किसी दूसरे गांव में एक और लड़की की डेड बॉडी पाई गई उसी बस स्टॉप के टॉयलेट में। तो ये सारी चीजें देखकर जय कृष्णा को ये बात पता चलती है कि वो बंदा लड़कियों को फंसाकर अलग अलग गांव में ले जाकर मार रहा है। बाद में जय कृष्णा पोस्टमार्टम डॉक्टर से पूछने लगता है कि वो लड़कियां कैसे मरी। डॉक्टर कहने लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर साइनाइड पाया गया। एक्चुअली नॉर्मल पोस्टमार्टम करने पर पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज मुझे बाद में पता चली। इस तरफ स्टैनली भी इसीलिए इस केस में इन्वॉल्व होता है ताकि ये पुलिस की हर चाल को जान के ये चौकन्ना हो जाए। इस तरफ जय कृष्णा एसपी के पास आकर कहने लगता है कि सर अब तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये बात पता चली कि तकरीबन 11 से भी ज्यादा लड़कियां मिसिंग हो चुकी है और शायद मर भी चुकी है। उस बंदे को हमें फटाफट से पकड़ना होगा सर। उसके बाद जय कृष्णा और आनंद फॉरेंसिक बंदे के पास जाते हैं। पुलिस वालों को कुछ क्राइम सीन पर कुछ चीजें मिली होती है। इसी में फॉरेंसिक वाला बंदा जय कृष्णा को एक सेफ्टी पिन के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है कि क्राइम सीन पर सेफ्टी पिन मिली, लेकिन ये कोई मामूली सेफ्टी पिन नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट वाले ऐसी सेफ्टी पिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब नेम प्लेट अटैच करने के लिए। सो जय कृष्णा और आनंद तमिलनाडु पर आकर एक पुलिस वाले से मुलाकात करके यहाँ पर जो भी पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं उनके डिटेल्स हासिल कर लेते हैं, कांस्टेबल से लेते हुए हायर ऑफिसर्स तक। जय कृष्णन आनंद से कहने लगता है कि आनंद तुम इनके सारे पर्सनल नंबर्स को ट्रैक करो, स्पेशली जो लड़कियां जहाँ पर मिसिंग हुई मरी है उस लोकेशन से मैच करके देखो। तो बाद में वो साइबर क्राइम वाला बंदा जय कृष्णन को फोन करके कहने लगता है सर रिसेंटली एक लड़की का फोन ऑन हुआ। सो ये जाने के बाद जय कृष्णन, आनंद और वो साइबर क्राइम वाला बंदा उस लोकेशन पर जाने लगते हैं जहाँ पर उस फोन का लोकेशन ऑन हुआ था। एक कॉलोनी में आकर उस नंबर को फोन करने पर किसी के घर में वो फोन रिंग होने लगता है। एक्चुअली ये घर एक कांस्टेबल का होता है जिसका नाम होता है मनी। उस घर की तलाशी लेने पर बेड के नीचे एक फोन नजर आता है। तो ये देखकर उस कांस्टेबल मनी की बीवी अपने हस्बैंड मनी को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। उसी वक्त यहाँ पर स्टैनली आता है, मतलब स्टैनली भी इसी कॉलोनी में रहता है। अब जय कृष्णा स्टैनली को साइड में बुलाकर उसको बात समझाने लगता है कि मिसिंग हुई लड़की का फोन इस मनी के घर में है और उसी तरह सारे सबूत उसी पर ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। स्टैनली कहने लगता है अरे सर मैं मनी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। जय कृष्णा कहने लगता है अरे सर अंदर के कैरेक्टर को कौन जानता है, अगर वो मनी मिलेगा तो सच्चाई पता चलेगी। शॉकिंग बात यह है कि आज सुबह ही स्टैनली उस मनी को किसी जगह पर बुलाकर मार देता है। केस को डाइवर्ट करने के लिए एक लड़की का फोन इसके घर में रख देता है। बाद में जय कृष्णा एसपी से मुलाकात करके डिसअपॉइंट होने लगता है कि सर इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने उस बंदे को नहीं पकड़ा। एसपी कहने लगता है अरे जय कृष्णा छोड़ो ना, अब ये केस तो सॉल्व हो चुका है ना। लेकिन जय कृष्णा एसपी को कुछ बातें बताने लगता है। तो इसी बातों में स्टैनली के बारे में भी हमको कुछ बातें पता चलती है। वो ये कि जब स्टैनली छोटा बच्चा था उस वक्त इसका दादा अपने साथ हंटिंग के लिए ले जाता था। उस हंटिंग में स्टैनली का दादा
काफी सारे जानवरों को मारने लगा। अपने दादा को देखकर धीरे धीरे स्टैनली भी फॉलो करने लगा। देखते ही देखते स्टैनली के लिए ये चीज एडिक्शन बन गई। मतलब जब कोई काम हद से ज्यादा किया जाए तो वो एडिक्शन बन जाती है। तो स्टैनली के लिए किलिंग्स करना एक एडिक्शन बन गया। अब शायद स्टैनली बड़ा होने के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया था कि जानवरों को हंटिंग करना इलीगल है। अपने एडिक्शन को मिटाने के लिए स्टैनली इंसानों को मारना शुरू कर दिया। मतलब इतना जल्दी नहीं, पहले ये चूहे बिल्लियों को मारने लगा, उसके बाद छोटे बच्चों को, उसके बाद लड़कियों पर आया। सो जय कृष्णा ऐसे एडिक्शन के बारे में एसपी को समझाने लगता है। यह सुनने के बाद एसपी को तो थोड़ा अजीब लगने लगता है कि ऐसा कौन एडिक्शन बनाता है। जय कृष्णा एसपी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मुझे लगता है कि असली कातिल अभी भी जिंदा ही है, मैं अभी भी इस केस पर ही काम करूंगा। यह होने के बाद स्टैनली एक और बहुत ही सेफ्टी प्लान सोचने लगता है। स्टैनली एक फोन बूथ के पास जाकर एक फॉरेंसिक डॉक्टर को फोन करने लगता है। कहने लगता है कि सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे एक ऐसी टेक्निक बताइए जिससे इंसान फटाक से मर जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता ना चले। तो वो फॉरेंसिक डॉक्टर स्टैनली को कुछ बातें बताने लगता है। सो बाद में स्टैनली एक और औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको लॉज ले जाता है। बातों में स्टैनली उस औरत से कहने लगता है चलो मैं तुम्हारा शुगर टेस्ट करता हूँ। एक्चुअली स्टैनली ने ऑलरेडी इस निडिल में साइनाइड को मिला चुका होता है। सो टेस्ट करने के बहाने से वो साइनाइड लिक्विड उसकी बॉडी में एंटर करवा देता है। मतलब ऐसा करने की वजह से इंसान की मौत थोड़ा लेट होगी, इतना जल्दी नहीं होती। और इसी तरह पोस्टमार्टम करने पर यही रिपोर्ट आएगी कि इंसान हार्ट अटैक की वजह से मर गया। स्टैनली जिस औरत के साथ ये करता है वो ऑलरेडी मैरिड होती है। घर जाने के बाद वो औरत मर जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद जय कृष्णा और आनंद को उस औरत के बारे में पता चलता है कि कुछ दिनों पहले वो औरत तो नींद में ही मर गई थी, शायद हार्ट अटैक की वजह से। जय कृष्णा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगता है। वो फॉरेंसिक डॉक्टर भी जय कृष्णा को कुछ बातें एक्सप्लेन करने लगता है कि अगर ऐसी मौत होगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं लगेगा। ये जानने के बाद जय कृष्णा एसपी के पास जाकर कहने लगता है कि सर मेरा शक सही निकला, वो बंदा अपना काम और प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। दूसरी तरफ स्टैनली एक और औरत को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है। उसी वक्त इसको ये बात पता चलती है कि जय कृष्णा अभी भी उसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये जानकर स्टैनली उस औरत को छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये सोचने लगता है कि इस केस को दोबारा भटकाना होगा। इस तरफ जय कृष्णा और आनंद कुछ पुराने फाइल्स को चेक करते रहते हैं। इसी दरमियान में इन दोनों को एक केस के ऊपर शक होने लगता है। उसी वक्त ये दोनों दोबारा उसी विजू के पास जाते हैं जो कुछ दिनों पहले आए थे। मतलब उस वक्त विजू ने कहा था कि मेरी माँ का फोन चोरी हो गया था। सो जय कृष्णा इस विजू के पास दोबारा आकर थोड़ा हार्डली पूछने लगता है कि सच बताओ। तो ये विजू डर के मारे कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। एक्चुअली इसकी बहन का नाम होता है दिव्या। कुछ दिनों पहले इसकी बहन किसी दूसरे बंदे के साथ भाग गई थी, लेकिन वो दोबारा लौट आई। विजू ने अपनी बहन दिव्या की शादी दूसरे बंदे से करवा दिया और अब दिव्या अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। सो बाद में ये दोनों उस दिव्या के पास जाते हैं। शॉकिंग बात यह है कि ये दिव्या भी स्टैनली के जाल में फंसी थी, लेकिन ये दिव्या बच गई। कैसे बच गई ये हमको बाद में पता चलेगा। सो ये दोनों दिव्या के पास आकर उसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने लगते हैं। पहले तो दिव्या बहुत डरने लगती है, कहने लगती है कि सर मेरे पास के बारे में मेरे हस्बैंड को नहीं पता, प्लीज सर आप दोनों जाइए। लेकिन ये दोनों उस हत्यारे के बारे में डिटेल से बात करने लगते हैं कि किस तरह से वो लड़कियों को फंसा रहा है। एक्चुअली तुम भी मर सकती थी, लेकिन तुम कैसे बच गई। उस दिन क्या हुआ दिव्या इन दोनों को बताने लगती है। उस रात दिव्या टैबलेट खाने के लिए वॉशरूम में गई थी। दिव्या का फोन स्टैनली के पास ही रह गया था, लेकिन दिव्या ने उस टैबलेट को नहीं खाया क्योंकि स्टैनली ने दिव्या से ये कहा था कि अभी तुम प्रेग्नेंट मत बनो क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम पैसे हैं। लेकिन दिव्या ने यही सोच लिया था कि इसकी माँ रिटायर होने के बाद इसको कुछ फंड्स मिलेंगे, तो इन पैसों के बारे में दिव्या स्टैनली को बाद में बता देगी। इसीलिए बच्चा रखने का सोचा, टैबलेट नहीं खाया। बाद में जय कृष्णा दिव्या को उस मणि की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या ये बंदा वही था। दिव्या कहने लगती है नहीं सर ये बंदा वो नहीं है। उस बंदे की एज कुछ ज्यादा थी और उसी तरह वो हमेशा तमिल गाने ही सुनता रहता है। ये दोनों जाने के बाद दूसरे दिन स्टैनली दिव्या के पास आकर इसको और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लगता है। एक्चुअली जय कृष्णा ने कहा था कि कल ये एक स्केच आर्टिस्ट को दिव्या के पास लेकर आएगा स्केच बनवाने के लिए। सो दिव्या डर के मारे जय कृष्णा को फोन कर यही बात बताने लगती है कि सर आप दोनों कल हमारे घर पर आए थे, ये बात मेरे हस्बैंड को पता लग गई और मुझ पर शक कर रहे हैं। प्लीज सर मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अब ये जानने के बाद जय कृष्णा बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है। बाद में ये दोनों उस गाँव के बस स्टॉप पर जाकर एक कंडक्टर से दिव्या की फोटो दिखाकर पूछने लगता है क्या तुमने इस लड़की को कहीं पर देखा था। एक्चुअली दिव्या इसी बस स्टॉप के वॉशरूम पर आई थी टैबलेट खाने के लिए, मतलब यही से आती जाती रहती है। कंडक्टर कहने लगता है हाँ
मैंने इस लड़की को काफी सारी बार देखा और इसी तरह से इसके साथ एक बंदा भी था। सो बाद में जय कृष्ण और आनंद एक स्केच आर्टिस्ट को अपने साथ लेकर उस कंडक्टर के घर पर जाने लगते हैं। उसी वक्त स्टैनली जय कृष्णा को फोन करके अपडेट पूछने लगता है। जय कृष्णा सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद स्टैनली भी अपनी गन लेकर फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है। मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सारे लोगों को टपका देगा। इस तरफ ये लोग उस बंदे का स्केच बनवा देते हैं। उसी वक्त स्टैनली यहाँ पर आता है। स्टैनली वो स्केच देखकर शॉक में रह जाता है क्योंकि वो स्केच इसका नहीं होता, किसी दूसरे बंदे का होता है। थोड़ा सा तसल्ली लेने लगता है, सोचने लगता है कि शायद कंडक्टर ने दूसरे बंदे को देखा होगा। बाद में वही कंडक्टर स्टैनली से पूछने लगता है कि मैंने सार को कहीं पर देखा हुआ लगता है। तो स्टैनली हल्के से बहाना बनाने लगता है। खैर दूसरे दिन स्टैनली किसी दूसरी औरत से मुलाकात करके कहने लगता है कि मैंने आज रात एक रूम को बुक किया है, तो चलो हम दोनों वहाँ पर जाकर एंजॉय करते हैं। ये औरत भी कहने लगती है ठीक है चलते हैं। तो बाद में वो औरत अपने घर पर आकर अपनी बेटी से कहने लगती है कि आज रात मैं थोड़ा लेट से घर आऊंगी, तुम सो जाओ। दूसरी तरफ जय कृष्णा और आनंद वो स्केच वाले बंदे को तलाश करते रहते हैं। खैर उसी रात स्टैनली उस औरत के साथ एक लॉज पर आता है। वो लॉज वाला बंदा स्टैनली से आईडी प्रूफ मांगने लगता है। स्टैनली पूछने लगता है कि पहले तो आईडी प्रूफ नहीं लेते थे। लॉज वाला बंदा कहने लगता है नहीं सर, आजकल आईडी प्रूफ जरूरी है, पुलिस ने हमें वार्निंग दिया। तो स्टैनली अपना एक आईडी निकालकर उस बंदे को दिखाने लगता है। रूम में जाकर जब ये दोनों कांडवान करने की कोशिश करने ही लगते हैं, उसी वक्त वो लॉज वाला बंदा दरवाजा खटखटाने लगता है। वो बंदा स्टैनली से कहने लगता है कि सर मुझे पता है आप पुलिस वाले हो, सर आप मेरी एक मदद करिए। कुछ महीनों पहले मेरी बेटी मिसिंग हो गई थी, प्लीज आप उसको फाइंड आउट करिए ना। इस तरह से ये बंदा अपनी बेटी की फोटो स्टैनली को देने लगता है। स्टैनली ने इस लड़की को ऑलरेडी मार चुका होता है। दूसरी तरफ जय कृष्णा को कोई बंदा फोन करके कहने लगता है कि सर किसी ने हमें कॉल किया, वो स्केच वाले बंदे को किसी ने देखा है। उसके बारे में जानने के लिए जय कृष्णा फटाफट से वहाँ पर जाने लगता है। इस तरफ थोड़ी देर के बाद स्टैनली दोबारा नीचे आता है रिसेप्शन के पास, उस बंदे से उसकी बेटी के बारे में बातचीत करने के लिए। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त यहाँ पर जय कृष्णा आता है। स्टैनली से पूछने लगता है अरे सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्टैनली कहने लगता है कुछ नहीं सर, स्पेशल ब्रांच का एक केस है, उसी काम से यहाँ पर आया हूँ। ऊपर रूम में एक और पुलिस वाला है। जय कृष्णा कहने लगता है कि मैं भी उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। अरे आपके पास तो उसका स्केच कॉपी नहीं है ना, ये रख लीजिए, अगर वो बंदा आपको नजर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करना। स्टैनली ऊपर जाकर जब उस पेपर को ओपन करता है तो इसमें इसकी ही स्केच होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली उस कंडक्टर ने जय कृष्णा और आनंद को स्टैनली का स्केच बनवा दिया था। अब जय कृष्णा ऑलरेडी जानता है कि स्टैनली यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए दूसरे बंदे का स्केच बनवाने लगता है ताकि स्टैनली को गुमराह करे, मतलब स्टैनली को रंगे हाथों पकड़े। उसके बाद जय कृष्णा वही स्टैनली का स्केच ले जाकर दिव्या को दिखाने लगता है। यही कहने लगता है कि बस तुम हाँ या ना का जवाब दो। दिव्या हाँ का जवाब देती है। बाद में जय कृष्णा और आनंद स्टैनली के असली वाले घर में जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को काफी सारी चीजें नजर आती है। प्रेजेंट डे पर स्टैनली वही डायबिटीज का इंजेक्शन लेकर जय कृष्णा पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। स्टैनली ऑलमोस्ट जय कृष्णा को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वो लॉज वाला बंदा स्टैनली के सर पर हमला कर देता है। वो कोई लॉज वाला बंदा नहीं होता, वो भी पुलिस वाला होता है। उसके बाद जय कृष्णा और वो पुलिस वाला स्टैनली को मारकर उसकी लाश को किसी जगह पर ले जाकर दफना देते हैं, क्योंकि स्टैनली के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। जय कृष्णा ने सोच लिया कि इसको मारना ही सही इंसाफ है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।